हेलो बच्चों, जैसे कि हमने सेट 7 के पार्ट फर्स्ट का वीडियो पहले डाल दिया था मैथ्स का। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपका सेकंड नंबर से स्टार्ट होता है। और आपको इसके पहले के सारे वीडियोस जो भी लिंक में हैं उसका एक प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ यूपी बोर्ड के, जिसमें सेट 1 से लेकर सेट 6 तक और सेट 7 के भी सारे हमारे क्या होंगे, पहले पार्ट यहाँ पे मौजूद होंगे। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी आज आपका ये पेपर का डेट चूँकि आ चुका है, आपने करना क्या है, बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करनी है। अभी करंट टाइम में आपको साइंस की भी सीरीज में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आगे कुछ वीडियोज़ में आपको ये मिल जाएंगी जिसमें अनसॉल्व के सारे सोल्यूशन होंगे। आपके सजेशन का हमें रिक्वायरमेंट रहेगा कि हाँ आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पे भी आपको दिक्कतें आए आप मैसेज डाल दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर डालने का प्रयास करूँगा। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि किसी बिंदु पे हमें दे रखा है, बिंदु दे रखा है -4 और 6 दे रखा है, और -6 और 10 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है कितना, 3 और -8। मतलब हमसे कह रहा है कि बिंदु -4 6 इसको और इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हमें बताना है कि वो किस अनुपात में हमारा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे बोल रहा है, मान लो यहाँ पे -4 और 6 कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और किसी रेशियो में विभाजित करेगा। वही हमें क्या करना है, वही अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। ये वही अनुपात या वही रेशियो हमें क्या करना है, बताना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसको मान लेना है क्या, m मान लेना है, और इसको मान लेना है n मान लेना है, या कई बुक में m1 और m2 मानता है तो वो भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यही मान लिया है। और मैं जानता हूं बीच के बिंदु का निर्देशांक जो होता है, बीच के बिंदु का, बीच के अंतःखंड पर तुम लिख सकते हो, अंतःखंड पर, अंतःखंड पर बीच के बिंदु का निर्देशांक, बीच के बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, ये होता है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और ये होता है my2 प्लस ny1 अपान कितना, m प्लस n। यही तो होता है, ये हमारा होता है फार्मूला जो हम जानते हैं। मैं मान लेता हूँ इसको x1 मान लेता हूँ और इसको y1 मान लेता हूँ, यहाँ पे x2 मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ y2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बीच के बिंदु का निर्देशांक देखूँ तो कितना है, -4 और 6 दे रखा है। ये जो दे रखा है कितना दे रखा है, -4 और 6। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि ये m और n के रेशियो में चल रहा है, मैं मान क्या लेता हूँ कि मैं दोनों पक्षों में n से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट करने के लिए भी मैं लास्ट में बता दूंगा। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, ये होता कैसे, कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है या फार्मूला भूल जाता है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। n से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ m अपान n हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा x2, और यहाँ कितना हो जाएगा, n अपान n हो जाएगा। मतलब ये n लिखे या न लिखे बात तो एक ही है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो m अपान n, और यहाँ कितना हो जाएगा, n अपान n। यहाँ पे अगर हम ध्यान दे लें तो m अपान n, और ये कितना हो जाएगा, y2, और यहाँ हो जाएगा n अपान n, कितना हो जाएगा, y1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, m अपान n प्लस n अपान n। ऐसा ही तो होगा। अब एक बात देखिए, मैं मान क्या लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना m अपान n इक्वल टू कितना, लैम्डा, ऐसा कुछ हमारा बुक में दे रखा है। तो ये फार्मूला बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, लैम्डा x2 प्लस x1, n से n तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपान कितना, लैम्डा प्लस 1। यही तो होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, -4 और 6 आ रहा है। मतलब इसकी पूरी वैल्यू अगर मैं तुलना करूँगा तो ये हो जाएगा लैम्डा, x2 का मान कितना है बच्चा, देखिए मैं पुट ही कर दे रहा हूँ, x2 का मान कितना है, 3 है, कितना है, 3, और x1 का मान कितना है, -6 है, कितना है, -6 अपान लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1। ये कितने के बराबर होगा हमारा, ये -4 के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट ये x वाले हमारे अक्ष के क्या है, बराबर है। x वाला x अक्ष के बराबर, y वाला y अक्ष के बराबर,
आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। आप इसको ले लिए तब भी काम चल जाएगा और इसको लिया तब भी काम चल जाएगा, दोनों सही हमारे क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। कंफ्यूज कतई मत होना, फार्मूला हमारा बस वही था, एन का डिवाइड किया। आपकी बुक में डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आपसे बताया जाता है कि आप डायरेक्ट ये पुट करिए। आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया क्यों, क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत होती है कि कहाँ से आता है, क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 का लैम्डा में मल्टीप्लाई करेंगे -4 लैम्डा, 1 का -4 में करेंगे -4 हो जाएगा। -4 को इधर भेजा कितना हो जाएगा, 7 लैम्डा हो जाएगा, और -6 को उधर भेजा तो कितना हो जाएगा, +6, -4 + 6 कितना हो जाएगा 2। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2/7, 2/7। ये तो यक्स वाले से मैंने लेकर किया, आप वाई वाले से भी लेकर कर सकते हो। मैं इसको एक कॉर्नर पे दिखा दे रहा हूँ वाई वाले को लेकर, आप उसको देख लीजिएगा। करना आपको एक ही है एग्जाम में, आप यक्स वाला लेकर हल कर लिए, लेमडा का मान आ गया, मतलब अनुपात का मान आ गया जो आपने माना था। तो यहाँ पे मैं वाई वाला करके दिखा दे रहा हूँ, आप उसको क्या कर लीजिएगा, एक ही करिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लैम्डा y2 का मान कितना है, देखिए ये वाला मुझे तुलना करना है, किससे तुलना करना है, इस 6 से तुलना करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा y2 का मान कितना है बच्चा, -8 है, कितना है, -8 है, प्लस y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, अपान लैम्डा +1 इक्वल टू कितना आया हमारा, ये आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा -8 लैम्डा प्लस 10, और उधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा, यही तो होगा। ध्यान दीजिएगा, 6 लैम्डा प्लस 6 हमारे समझ से वो दिख रहा हो, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। यहाँ देखिए, इसको अगर मैं उधर भेजता हूँ तो कितना हो जाएगा, उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 10 - 6 और इधर कितना हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा ये 14 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/14, 4/14। अगर कट करेंगे तो 2 जा 4 और 2 7 जा 2/7 ही तो आ रहा है। तो अगर आप इसको लेकर कर रहे हैं तब भी 2/7 आ रहा है, इसको लेकर कर रहे थे तब भी 2/7 आ रहा था। तो दोनों तरीके से हमारा कितना आ रहा है, 2/7 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चलता हूँ आगे। यहाँ कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा है। कोई बिंदु क्या है, ए है, ये बोल रहा है, ये 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई हमारी 6 सेंटीमीटर है। इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की ये जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, क्या बताइए, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको ओ मान लिया, इसको बी मान लिया, उसको ए मान लिया। अगर मैं बात करूं कि त्रिज्या केंद्र से ये परिधि पर जो कोण बनता है या स्पर्श रेखा जो जा रही है, कोण बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कोण ओ बी ए बराबर कितना 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा है वृत्त पर, तो वो कितना बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो मैं जानता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, देखो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही तो होगा। और यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर निकालना है आपने, और ए बी का स्क्वायर आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर का मतलब कितना, यहाँ पे 7/56 और ये 5×5 = 25 हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर 56.25 माइनस कितना हो जाएगा 36, करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.25, कितना आ जाएगा 20.25 ओ बी का स्क्वायर। ओ बी इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा सर इसका स्क्वायर कैसे किया, तो कुछ बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जिनको नहीं आता है उनके लिए है, जिनको आता है वो आगे बढ़ा देंगे इसको। 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और 7 के आगे कौन सा नंबर आता है 8, तो कितना हो जाएगा 7/56। ये मैं 75 का 75 से गुणा बता रहा हूँ। इसी तरीके आप 65 का 65 से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं करूँ, देखो ध्यान से, 65 का 65 से कर लिया, 65 का 65 से, तो 5 × 5 कितना होगा 25, 6 के आगे कौन सा नंबर होता है 7, 6 7 कितना हो गया 42,
तो ये कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। इसी तरीके 85 का 85 से कर सकते हैं। 2 डिजिट के नंबर का करना है, ठीक है ना, 15, 25, 35, 45 ऐसे ही हम कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ 20.25 था तो मुझे पता है 4 के आगे अगर 45 का 45 में करूँगा तो 5 5 कितना होगा 25, 4 के आगे कौन सा नंबर है 5, तो कितना होगा 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था 4.5। तो आपको ये कुछ ट्रिक्स भी आनी चाहिए। मैंने वैदिक मैथ्स के कई सारे ट्रिक बता रखे हैं, अगर आपको देखना है तो आप पीछे जाके इसके प्लेलिस्ट पे वीडियो देख सकते हैं। वैदिक मैथ की पूरी सीरीज का बनाया गया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इसी त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब एक बात समझिएगा आप, एक ही अनुपात में कह रहा है विभाजित करने के लिए। 2 भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ए बी सी है और ये डी है और ये क्या है ई है, ऐसा है। हमें दे रखा है कि 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब AD और BD और AE और EC समानुपातिक हैं। मुझे सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC। तो एक बात समझिए, आपको दिया क्या है, दिया है AD अपान BD इज इक्वल टू कितना AE अपान EC। ये दे रखा है, ये क्या है दे रखा है। सिद्ध क्या करना है आपने, सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये मुझे सिद्ध करना है। रचना हम मान लेंगे, रचना मान लेंगे कि मैंने DF पैरेलल टू BC मैंने खींचा, DF पैरेलल टू BC खींचा, ये मैंने मान लिया। तो रचना जब मान लिया तो उपपत्ति की अब बात कर लेते हैं, किसी बात कर लेते हैं उपपत्ति की। आप जानते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अगर DF पैरेलल टू BC है, DF पैरेलल टू BC है, ये भुजा हमारी इसके समांतर है, तो थेल्स थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि जब तीसरी भुजा समांतर है तो मैं बोल सकता हूं दोनों भुजाएं क्या होंगी अनुपातिक। अतः AD अपान BD इज इक्वल टू AF अपान FC, AF अपान कितना FC, AF अपान FC। समीकरण नंबर मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1, और ये किससे हो रहा है थेल्स के अपोजिट थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से हम बात कर लेंगे। विलोम से का मतलब उसके जस्ट उल्टा से हम बात कर रहे हैं। AF अपान FC हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। क्योंकि मुझे दिया है क्या, मुझे दे रखा है, ये क्या है दिया है AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, मुझे दिया है, ये क्या है दिया है, और ये मुझे समीकरण में पता है। तो समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 2, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से मैं देख पा रहा हूँ AD अपान BD दोनों तरफ हमारे क्या है बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी अपना क्या होगा बराबर, मतलब AF अपान FC इज इक्वल टू कितना होगा AE अपान EC, AE अपान कितना हो जाएगा EC। मैं दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूँ, एक जोड़ रहा हूँ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, सॉरी एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा AF अपान FC प्लस 1 और AE अपान EC प्लस 1। ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं है क्यों जोड़ रहे हैं अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। अगर मैं देखूं ध्यान से देखो, अगर मैं AF का FC में जोड़ूं तब भी AC आएगा, AE का EC में जोड़ूंगा तब भी हमारा कितना आएगा AC आएगा। इसीलिए दोनों पक्षों में एक जोड़ा है कि अगर इसको हल करता हूं तो AF और FC आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा FC, यहाँ आ जाएगा AE और इधर क्या हो जाएगा EC और नीचे कितना आ जाएगा EC। मैं देख रहा हूँ AF FC जोड़ रहा हूँ तब भी AC आ रहा है यहाँ पे अपान FC, और यहाँ अगर जोड़ रहा हूँ AE और EC तो भी हमारा कितना आ रहा है AC ही आ रहा है, ये कितना हो जाएगा AC। यहाँ से AC खत्म हो जाएगा, मतलब EC बराबर क्या हो जाएगा FC, EC बराबर क्या हो जाएगा FC। अब किसी भी त्रिभुज की भुजाओं पर अगर मैं बोलूँ ये F और E संपाती होगा तभी तो ये बराबर होगा, कभी ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर नीचे होगा तो बराबर होगा। तो यहाँ बोल सकता हूँ अतः F और E संपाती हैं, F और E क्या है संपाती हैं। जब ये संपाती हैं तो मैं बोल सकता हूँ DE पैरेलल टू क्या BC, DE पैरेलल टू क्या बोल सकता हूँ BC। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको,
कि त्रिभुज का मुझे दे रखा है दो भुजाएं AD और BD और AE और EC क्या है, आपस में अनुपातिक है। मुझे कह रहा है DE पैरेलल टू BC, मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। जब मुझे ये काम करना है तो मैं त्रिभुज ABC में बात कर लूँगा। तो भुजाएं, अगर मैंने मान लिया, रचना में मैंने मान लिया कि DF पैरेलल है BC के, जब ये पैरेलल है, कोई भी तीसरी भुजा अगर नीचे वाली भुजा की हमारी क्या है, त्रिभुज की नीचे वाली भुजा की हमारी पैरेलल है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम बात कर सकते हैं इस बात को। और ये तो हमें दिया ही है, मतलब दोनों में AD अपान BD एक तरफ आ रहा है। समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर हो रहा है, बायां पक्ष बराबर हो रहा है, तो दायां पक्ष भी हमारा क्या होगा, बराबर AF अपान FC इक्वल टू AE अपान EC हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं AF और FC आएगा तब भी AC आएगा, AE और EC होगा तब भी कितना आएगा, AC आएगा, मतलब AC का काम क्या, खत्म। तो यहाँ कितना हो जाएगा, EC बराबर कितना हो जाएगा, FC, EC बराबर कितना हो जाएगा, FC। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। मतलब EC और FC जब बराबर हो गए, इट मीन्स क्या, ये दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे, तभी तो बराबर है। अलग अलग भुजाओं पे थोड़ी, अलग अलग बिंदु पर थोड़ी बराबर होंगे, तो यहाँ पे संपाती हो गए, अतः मैं बोल सकता हूँ DE पैरेलल टू क्या, BC। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नहीं होगा। दो अंकों की एक संख्या का योग हमारा कितना है, 12। मान लीजिए, माना दहाई का अंक y है और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है। जब ये है तो मैं जानता हूं, प्रश्नानुसार मैं बोल दूंगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। देखो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, क्योंकि दहाई के अंक पे कितना है, y है, तो 10 गुणे y प्लस कितना हो जाएगा, x। एक बात समझिए आप, ये क्यों हो रहा है, जैसे अगर मैं लिखूं 54 है, दहाई के अंक पे अगर 5 है तो मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणे 10 प्लस 4, यही तो लिखूंगा। तो दहाई के अंक पे 10 था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने क्या किया, y मैंने माना है जो वो दहाई के अंक पे है तो 10y लिया। इसी तरीके संख्या का स्थान बदलने पर, संख्या का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त संख्या 10x प्लस y। संख्या का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y होगी। प्रश्नानुसार अब मैं जानता हूं ये बात, ये तो आपको समझाने के लिए बताया हूं। प्रश्नानुसार अब एक बात समझिएगा, कह रहा है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब ये जो संख्या है, पहले संख्या कितनी थी, 10y प्लस x थी, अंकों का स्थान बदल दिया तो कितना हो गया, 10x प्लस y। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है हमारी दी गई संख्या से, प्राप्त संख्या दी गई संख्या मतलब ये संख्या, प्राप्त संख्या मतलब ये संख्या से 18 अधिक है। ये संख्या इससे 18 अधिक है, तो ये ऑलरेडी 18 अधिक है, इधर 18 ऐड करूंगा तभी तो ये बराबर होगा। फिर से समझ लो, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदल दिया, 10x प्लस वाई हो गया, तो जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो ये दी गई संख्या 18 अधिक है, तो इधर 18 ऐड करूंगा तभी तो बराबर होगा, तो ये मैंने 18 ऐड कर दिया। अब ध्यान देना, 10y में से y जाएगा कितना जाएगा, 9y, और यहाँ से इधर आएगा तो माइनस 10x, x माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 9x, बराबर कितना हो जाएगा, 18। 9 कॉमन है, यहाँ से कर लेंगे, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर भाग जाएगा तो 18/9 मतलब कितना, 2। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए, इसको समीकरण नंबर क्या मानिए, 1 मानिए। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हल करेंगे इसका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या समझ में आ रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है, 12, और यहाँ कितना है माइनस, इसको आगे लिख दे रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 2। काटेगा तो ये आ जाएगा y 2y, 12 2 कितना हो जाएगा, 14। y बराबर कितना आ जाएगा, 14/2 मतलब कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 7, y बराबर कितना आ गया, 7।
इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। समीकरण 1 से बात कर लीजिए। किससे बात कर लीजिए? समीकरण 1 से। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 7 बराबर कितना? 12। तो x बराबर कितना? 12 माइनस 7 मतलब कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। अब एक बात समझिएगा, x का मान आ गया, y का मान आ गया। आपसे संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। संख्या मतलब कौन सी? वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। तो वास्तविक संख्या बराबर कितना हो जाएगा? वास्तविक संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स का मतलब क्या? 10 गुणे y का मान कितना है बच्चा? 7 है। कितना है? 7। x का मान कितना है? 5 है। तो कर लेंगे तो कितना हो गया? 70 5 75। ये 75 आएगा। कितना आएगा? 75। तो वास्तविक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 75। तो इस तरीके से आप संख्या करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। दो अंकों की संख्याओं का योग 12 है। तो मतलब जो संख्या है दोनों का योग हमारा कितना है? 12 है। x और y ऐड किया 12। अब आंसर में भी कर लीजिए, 7 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। अंकों का स्थान बदल देने पर, जब वास्तविक संख्या पता होगी तब तो करेंगे। तो वास्तविक संख्या कितनी होगी? दहाई के अंक पे y था तो मैंने 10y लिख दिया, और यहाँ इकाई के अंक पे x तो x लिख दिया। अंकों का स्थान बदला तो 10x प्लस y हो गया। जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या मतलब कौन सी? ये 10x प्लस y दी गई संख्या से 18 अधिक है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 क्या है? अधिक है। इधर माइनस करेंगे तो 9y माइनस 9x हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 पहले से ही पता है, समीकरण 2 यहाँ पता है। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। जब हल करेंगे तो x माइनस एक्स कट जाएगा। y कितना हो जाएगा? 2y। यहाँ हल करेंगे y बराबर 7, और यहाँ कितना आ जाएगा? y का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो x का मान 5। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपका हल क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलते हैं आगे। अंगा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपको दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है हल करिए। क्या करिए? हल करिए। अब एक बात समझिए बच्चा, कि जब भी हल करते हैं √3 का अगर 8√3 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8 त्रिक 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। अब ऐसा क्या कर दें कि यहाँ पे जोड़ने पर हमारा 11 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये बनेगा 8 और 3 का ही बनेगा। 8 और 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 8√3 का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा, देखिए इसमें भी कई लोगों को रूट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। इसका एक वीडियो यूपी बोर्ड का मैंने बना रखा है पहले, आपको यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा पॉलिनोमियल वाला, उसको आप रेफर कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना कॉमन है? x कॉमन है। अगर मैं देखूंगा तो √3x माइनस 8 होगा। यहाँ पे कॉमन कितना है? देखो यहाँ और यहाँ में कॉमन कितना है? √3 है। तो बचेगा कितना? √3x, और यहाँ कितना बचेगा? -8 बराबर 0। दोनों में कितना कॉमन है? √3x माइनस 8 और यहाँ कितना होगा? x माइनस √3। ऐसा कुछ आएगा। आप देखिए एक बार ध्यान से, एक बार √3x माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3x बराबर हो जाएगा 8, और x बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। ऐसा कुछ आएगा। और एक बार करेंगे x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो एक तो सोल्यूशन ये रहा, और एक सोल्यूशन कौन सा रहा? ये रहा। दोनों सोल्यूशन हमारे क्या है? आपके सामने है। ठीक है, तो यही आपको निकालना था, आपका हल हो चुका है। चलते हैं आगे। देखिए आपको दे रखा है माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। आपको बताया गया था जब हमें कुछ ऐसा दिया हो, वर्गंतराल दिया हो, वर्गंतराल के साथ साथ मुझे बारंबारता अगर दे रखी है, बारंबारता, तो मुझे निकालना होता है संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब क्या? संचयी बारंबारता का मतलब CF। क्या बोलते हैं? CF। ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। आप देखिए वर्गंतराल कितना दे रखा है? 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, और 30 से 40 दे रखा है। इसी तरीके बात कर लें, 40 से क्या दे रखा है? 50 दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है। बारंबारता अगर मैं देख पाऊँ तो ये दे रखा है 2 दे रखा है, 8 दे रखा है, 20 दे रखा है, 15 दे रखा है, और कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ये हमें दे रखा है। आपको पता है जब भी संचयी बारंबारता आप निकालते हैं तो आप पहला नंबर तो वही रखते हैं। पहला नंबर क्या रखेंगे? वही रखेंगे। दूसरा जब करते हैं तो इसमें ये काम करते हैं कि अगले वाले से जोड़ देते हैं। 2 और 8 जोड़ा कितना हो गया? 10।
अब अगली बार किससे जोड़ेंगे, 10 तो पहले आ गया और 20 से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे 20 से, तो कितना आएगा 30। इसी तरीके 30 तो आ गया, अब 30 के साथ किसको जोड़ेंगे, 30 के साथ जोड़ेंगे 15 को, तो कितना आ जाएगा 45। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। तो ये तो मेरा आ गया संचयी बारंबारता, क्या आ गया संचयी बारंबारता। अब आपको फार्मूला पता है, ये वैल्यू हमारी जो आई वो आई एन की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आई एन की। मुझे जब भी निकालना होता है माध्यिका तो मैं क्या निकालता हूँ n/2 पहले निकालता हूँ, तो 50/2 निकाला तो कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25। देखिए एक बात समझिए आप कि 25 जब आया तो 25 किसके बीच आएगा, 10 में तो आएगा नहीं, 30 में अगर मैं बात कर लूँ तो 30 के बीच में आएगा, 10 और 30 के बीच में, मतलब ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे ये होगा फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता जिसको बोलते हो, और ये इसका क्या होगा निम्न सीमा जिसको बोलते हो लोअर लिमिट, क्या बोलते हो लोअर लिमिट L। और ध्यान ये रखना है माध्यिका में स्पेशली कि CF के पहले, CF जो हमारा सीक्वेंस आया उसके पहले वाला हम CF लेते हैं, हमेशा CF कौन सा लेंगे, जो हमारा बारंबारता चलेगा उसके ऊपर वाला CF लेंगे, मतलब संचयी बारंबारता आप यही लोगे। ठीक, आपको सारी वैल्यू मिल गई है, आप फार्मूला जानते हो, आप फार्मूला जानते हो। माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला जो है आपका L + n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना H। अब देखो H जो है अगर मैं बोलूँ इस वर्गंतराल में जितने का हमारा डिफरेंस जाता है, जैसे H इक्वल टू कितना हो 10 - 0 तो कितना आएगा 10 का ही डिफरेंस है, 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है, तो H का मान कितना होगा 10। बस सारी वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू आपकी कितनी है 20, और n/2 की वैल्यू कितनी निकाली थी 25, कितनी निकाली थी 25, और CF की वैल्यू कितनी थी 10, और F की वैल्यू कितनी थी आपकी 20, और यहाँ हम बात कर लें H की वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो 10 दूना 20, यहाँ 25 में से 10 जाएगा, यहाँ देखिएगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 7.5 और करेंगे तो कितना आएगा 27.5, 27.5। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 15 आएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक ठोस बेलन के आकार का है, मतलब यहाँ पे बोल रखा है एक ठोस है मेरा, वो बेलन के आकार का है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल रखा है। तो मैंने एक ठोस बना लिया और वो बेलन के आकार का है, दोनों इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, ये भी अर्धगोलीय है और ये भी क्या है अर्धगोलीय है, ऐसा बोल रखा है। कह रहा है इसकी कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, ये जो पूरी ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है 19 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पूरा हमारा 19 सेंटीमीटर दे रखा है 19 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए आपका पूछ रहा है इसमें इसका आयतन ज्ञात करना है। एक बात समझिए आप, अर्धगोली में ये त्रिज्या तो आपको पता लग गई कि दोनों की हमारी कितनी होगी 3.5 होगी, लेकिन क्या मैं बोलूँ बेलन की ऊंचाई पता है क्या, यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये H सिलेंडर जो है हमारा तो कितना है, टोटल हाइट कितनी थी 19, कितनी थी 19, और इस केंद्र से इसके बीच की दूरी कितनी होगी 3.5, इधर भी कितनी होगी 3.5 होगी, और इधर भी कितनी होगी अगर मैं बात करूं तो ये भी कितनी होगी 3.5। क्यों 3.5 होगी, केंद्र से इसके बीच की जो दूरी होगी हमेशा 3.5 ही तो होगी, चाहे मैं नीचे देखूं चाहे ऊपर। तो मैं क्या करूंगा पूरे 19 में से 3.5 ये और 3.5 ये घटा दूंगा, क्या कर दूंगा घटा दूंगा। जब घटाऊंगा तो कितना आएगा 3.5 और 3.5 कितना होगा 7, कितना होगा 7, तो मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है आयतन ज्ञात करिए। तो ठोस का आयतन पहले लिखेंगे, ठोस का आयतन, जो ठोस का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सिलेंडर का आयतन प्लस हम बात कर लेंगे 2 गुणे हेमीस्फेयर का आयतन। हेमीस्फेयर बोले तो अर्धगोले का आयतन, किसका अर्धगोले का आयतन, तो ये हो जाएगा हमारा ये। सिलेंडर का अगर मैं बात कर लूँ तो फार्मूला होता है πr²h, h सिलेंडर का होगा, ध्यान रहे। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ये होता है 2/3 πr³, ये होता है हमारा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले देखो पूरे गोले का कितना होता है 4/3 πr³, तो अर्धगोले का कितना होगा 2/3 πr³, ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोनों में तो πr² यहाँ पे भी है, πr² यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेता हूँ। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे बात कर लूँ तो ये हो जाएगा 4/3 और ये कितना आ जाएगा πr² जब कॉमन लिया था कितना बचा r बचा, कितना बचा r।
ध्यान दीजिएगा 22/7, आर का मान कितना है बच्चा, आर का मान आया है 3.5, कितना आया है 3.5, 3.5 गुणे 3.5, और एच सिलेंडर अगर मैं बात कर लूँ कितना है 12, 4/3, आर का मान कितना है बच्चा 3.5 है, कितना है 3.5, 7×5 = 35, 7×5 = 35, ये 22×5 = 110 होता है, तो ये आ जाएगा ये 3.5, यहाँ पे हल करेंगे तो कर लीजिए आप 12, ये कितना हो जाएगा 4/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और ये आ जाएगा 6 7 आ जाएगा समथिंग। तो इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 26, 2 आ जाएगा, 4 × 4 = 2 6, और ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4.668 समथिंग ये आएगा। और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 11 का 3.5 में गुणा कर रहा हूँ तो 5 5 3 8, और ये कितना आ जाएगा 3 38.5, और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ गुणे 12 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16.668, 668, ये गुणा कर लेंगे आप, ये आप गुणा करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा किसका, आयतन का मिलेगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 641.718, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है तो आयतन यही होगा, आयतन क्या होगा यही होगा आपका, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए सारी बातें आप, यहाँ पे आयतन का फार्मूला आपने निकालना है, जो भी होगा सिलेंडर का आयतन होगा और 2 हेमिस्फीयर का होगा तो 2 गुणे कर दिया, क्योंकि दोनों का हमारा क्या है डायमेंशन जो दे रखा है वो हमारा सेम है, 3.5 इसका भी 3.5 इसका भी। तो मैं आयतन निकाला, πr² दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा आपको। यहाँ एच सिलेंडर आ गया और कितना गया 4/3 आर आ गया। हल करेंगे आप 7×5 = 35, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, 22 का 5 में कहीं पे भी गुणा आएगा, 22×5 = 110 सीधे सीधे किया करिए, क्योंकि हम जानते हैं ये इजी हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करना। 11 से मल्टीप्लाई करने के हमारे कुछ ट्रिक्स होते हैं, आप उसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे 3.5 का 11 में मुझे गुणा करना है, तो मैं जानता हूँ 1×5 कितना होगा 5, 1×5 कितना होगा 5, और 5 और 3 दोनों जोड़ दिया कितना हो गया 8, 1 3 कितना 3। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1×5 5, 5 और 3 जोड़ा 8, 1 3 कितना 3, डायरेक्ट मैं गुणा करूंगा, ये करने में मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है ना। तो 2 ट्रिक बता दिया, एक पहले 5 वाला बताया और एक ये अभी 11 वाला बताया, ध्यान दीजिएगा इसको। ये आ गया 38.5, इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 4.668, दोनों को जोड़ा कितना आ गया 16.668, दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा जहाँ आपकी गलती ना हो। तो ये रहा आयतन, ये रहा आयतन, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा पार्ट इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक बात समझिए, तो ये हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, लेकिन वो कितनी बार होगा गुणे 2, क्योंकि ऊपर हमारा हेमीस्फेयर है, नीचे हेमीस्फेयर है, 2 है। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, देखो जब भी यहाँ बात करें सरफेस एरिया तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, यहाँ कौन से की बात करेंगे कर्व। कर्व का मतलब क्या, अब एक बात समझिए आप, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, वैसे तो यही है हमारे पास अभी समझाने के लिए, तो देखिए ये सिलेंडर है, ये पैराशूट का ऑयल वैसे है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ये जो पोर्शन होता है, ये जो कर्व सेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है 2πr/h, कितना होता है 2πr/h, प्लस यहाँ पे बात कर लेंगे हेमीस्फेयर, तो ये हो जाएगा 2πr² इंटू कितना हो जाएगा 2। आप एक बात ध्यान रखिए, दोनों का r हमारा क्या है समान है, मैं देख पा रहा हूँ 2πr दोनों में कॉमन है, 2πr मैंने दोनों क्या कर लिया कॉमन। h हो जाएगा, h किसका सिलेंडर का, किसका सिलेंडर का, h सिलेंडर का हम बात कर लें, प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे r बचेगा, कितना बचेगा r। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, अब वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, 22/7, r की वैल्यू दे रखिए 3.5, h सिलेंडर जो आया था वो कितना आया था 12, प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा 3.5। हल करिए इसको तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35, अभी बताया 22 और 5 कहीं पे भी दिखे 11 आ जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा गुणे 2, और ये कितना आ जाएगा 12 + 7, 12 + 7 मतलब कितना 19, तो 11 गुणे 2 गुणे 19। अब एक बात देखो ध्यान से, पहले 11 का 19 में गुणा कर लो, जैसे ट्रिक बताया अभी कि 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 10, और 1 1 कम कितना हो जाएगा 1, और 1 कितना हो जाएगा 2, 209 गुणे कितना हो जाएगा 2, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 1 कम 2, 2 0 0, और 1 हो जाएगा 2 दूना 4, 418 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आप ये क्वेश्चन कर रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है। एक लंबवृत्तीय शंकु की क्या दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। कितना है? ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे बोल रहा है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? शंकु का लिखिए ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये दे रखा है 90 पाई दे रखा है। कितना दे रखा है? 90 पाई दे रखा है। तो पाई से तो पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 90, और आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13, ये आर हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना? 90। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर कितना? 0। अब देखिए ये 90 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, किसमें आ रहा है? माइनस में आ रहा है, और ये प्लस में आ रहा है। तो आप इसको सोचेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 × 25 = 90, 18 में से 5 जाएगा, 13 ही आएगा। तो 18 आर और माइनस 5 आर माइनस कितना? 5 आर। तो ये हो जाएगा आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो कितना होगा? आर प्लस 18 हो जाएगा। दोनों में कितना कॉमन है? आर प्लस 18, आर प्लस 18। और दूसरे में कितना बचेगा? आर माइनस 5 बराबर कितना? 0। तो एक बार आर बराबर कितना आएगा? माइनस 18। तो त्रिज्या कभी भी माइनस में होती नहीं, यहाँ लिखेंगे आर बराबर कितना? 5। तो आर बराबर 5, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे आर मतलब कितना हो जाएगा? 10। 2 गुणे आर मतलब 2 गुणे 5 मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, अतः आर बराबर कितना? 5। तो यही निकालना था, आधार का व्यास निकालना था, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलते हैं आगे। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है। 7 मीटर ऊंचा भवन का क्या है? शिखर है, ये भवन है, ये क्या है? भवन है। और टावर है, ये क्या है? टावर है। कह रहा है भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और इसके पाद का मतलब किसके पाद का? टावर के पाद का। किसके? टावर के, क्योंकि टावर की ही बात कर रहा था। तो यहाँ टावर के पाद का कितना हो गया? ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक। कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ये 7 मीटर था, इसका नाम दे दीजिए सबका, ए बी सी डी और ई। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए ई बराबर क्या होगा? बी सी इक्वल टू कितना? 7 मीटर। क्यों? क्योंकि ये मैं देख पा रहा हूँ, ये हमारा बना क्या रहा है? आयत ही बना रहा है। क्या बना रहा है? आयत। और इसी तरीके मैं बात कर लूँ, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर ई सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ई सी। क्योंकि ये क्या है? आयत की भुजाएं हैं। आयत की क्या है? भुजाएं हैं। आयत की भुजाएं, आयत की भुजाएं। जब आयत की भुजाएं हैं तो आपने ये बात तो बता दी कि हाँ दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब एक बात समझिए, त्रिभुज ले लेंगे हम। त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में मतलब ये वाला त्रिभुज। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये मैं लेता हूँ tan 60 लेता हूँ। कितना लेता हूँ? tan 60। tan 60 इक्वल टू अगर मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा? कोण के सामने लंब होगा, लंब बटे आधार मतलब सी डी अपान ई सी, लंब बटे आधार सी डी अपान ई सी, सी डी अपान कितना होगा? ई सी। tan 60 का मान कितना दे रखा है बच्चा? ये कितना होता है? √3 होता है। सी डी मुझे पता है क्या? नहीं पता है। सी डी मुझे पता नहीं है, यही मुझे क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। तो ये मैं यही रखूँगा, सी डी ही रखूँगा इसका मान। सी डी बटे कितना हो जाएगा? ई सी का मान कितना है? ई सी का मान भी मुझे नहीं पता है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। ये इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा √3 ई सी इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा सी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज देखिए ये 45 था तो ये भी 45 ही होगा, ये भी क्या होगा? 45 ही। क्यों? क्योंकि ये हमारा एकांतर कोण बन रहा है। दो समांतर भुजाओं के बीच का कोण हमारा क्या है? एकांतर कोण। यहाँ लिखेंगे इस बात को, कोण सी ई बी बराबर कितना होगा? कोण ई बी ए। कोण ई बी ए, ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण।
कोण कितना है हमारा 45 डिग्री का। कितना का है 45 डिग्री का। 45 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो हम बात करें त्रिभुज EBA या ABE में अगर मैं लेता हूँ tan 45, तो कोण के सामने क्या होता है लंब, तो हो जाएगा tan 45 बराबर। tan ही क्यों लिया, क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा tan। देखिए हमें लंब से मतलब है, आधार से मतलब है, या कर्ण से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे कोण के सामने इससे और इस भुजा से मतलब था, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन थी ना, तो आधार यहाँ tan का ही जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। कर लेंगे तो हो जाएगा AE अपान AB। AE अपान कितना AB। AE का मान कितना है बच्चा 7, और AB हमारा कितना है AB ही है, ये 1 हो गया। ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर कितना 7। 7 क्या मीटर, 7 क्या मीटर। तो AB बराबर 7 मीटर आ गया। और यहाँ पे मैं बात कर लूँगा जो AB का मान है वही किसका मान है, जो AB का मान है वो इसी का भी मान है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि AB बराबर EC बराबर कितना 7 मीटर। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे √3। 7 गुणे कितना √3, मतलब 7 √3 आ जाएगा। 7 √3 आ जाएगा CD का, किसका CD का। अब एक बात समझिए, मुझे निकालना क्या है, BD निकालना है। क्या निकालना है BD। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा आपका BC प्लस CD। BC प्लस CD। BC का मान कितना दे रखा है बच्चा, BC का मान अगर मैं देख पाऊँ तो 7 ही था। कितना था 7 प्लस 7 √3। अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 आएगा, और यही किस में आएगा, मीटर में था तो मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई आ गई, और यही हमारी क्या है टावर की ऊंचाई है, जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है ना। तो फिर से समझ लीजिए एक बार, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, पाद का हम बात कर लें 45 डिग्री था। 7 मीटर ऊंचा भवन था, सामने वाला भुजा भी हमारा 7 मीटर ही होगा। ये मुझे निकालना है, CD निकालना है। तो एक बार त्रिभुज ले लेंगे DEC, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ से मुझे एक संबंध मिला। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABE। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण के ठीक सामने tan वाला लेंगे, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण के ठीक सामने लंब बटे आधार AE अपान AB। AE अपान AB, यहाँ से हम मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 मीटर। पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आ जाएगी। कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए अब सूर्य की बात कर रहा है, सूर्य है ये हमारा, इसका उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। फाई से कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। यहाँ समझिए, ये पहले फाई था, ये पहले कितना था फाई था, फाई से कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। तो क्षैतिज तल पर खड़े एक व्यक्ति के स्तंभ की छाया, जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा था, इस व्यक्ति के, एक व्यक्ति क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया, सॉरी व्यक्ति नहीं है, स्तंभ ही है। स्तंभ की छाया हमारी कितनी हो जा रही है, A मीटर अधिक हो जा रही है। पहले जो था उससे 1 मीटर, A मीटर कितनी हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई बताइए। देखिए ये स्तंभ मान लिया मैंने, ये मैंने क्या मान लिया, ये स्तंभ है, ये क्या है स्तंभ है। स्तंभ ये है हमारा, स्तंभ की ऊंचाई हमने मान लिया कितना, H मान लिया। क्या मान लिया, H। स्तंभ की ऊंचाई मैंने मान लिया H माना। तो नाम दे दीजिए A B C और ये D। तो जब हम बात करेंगे, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि मान तो कुछ दिया नहीं है, मान नहीं दिया मतलब थीटा और फाई में ही बात करना है आपको, जो भी करना है। तो यहाँ पे कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा त्रिभुज BCD में, यहाँ बात कर लेंगे tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा कोण के ठीक सामने क्या होगा, लंब, मतलब CD बटे कितना BC। CD बटे कितना BC। मुझे देखिए BC का पता नहीं है, CD से मुझे मतलब है, क्योंकि वही मुझे क्या करना है, निकालना है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ BC tan फाई। कितना हो जाएगा BC tan फाई, ठीक है ना। दोनों त्रिभुजों में चाहे मैं फाई वाला लूँ तब भी ये हमारा CD आ रहा है, थीटा वाला लूँ तब भी हमारा CD आ रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसको पहले एक तरफ निकाल ले रहा हूँ CD की वैल्यू को, और इसी से मैं कंपेरिजन करके क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू भी निकालूंगा। त्रिभुज बात कर लेंगे ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा कोण के ठीक सामने लंब कितना है CD। CD बटे ये कितना हो जाएगा AC। कितना हो जाएगा AC। अब एक बात समझिए आप,
सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी का मान कितना है बच्चा, देखिए ए सी का मान मुझे पता है, ये है हमारा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी tan थीटा बराबर, और यहाँ पे ए बी का मान आपको पहले से ही पता है कितना, ए है, कितना है, ए प्लस बी सी इक्वल टू tan थीटा, कितना tan थीटा। ट्रांसफर कर दीजिए इधर तो हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे, भाग इधर आएगा तो क्या होगा गुणा, तो ए tan थीटा प्लस बी सी tan थीटा बराबर कितना होगा, सी, बराबर कितना होगा, सी, सी डी होगा ना, कितना होगा, सी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी, देखो बी सी का मान तुमने पहले निकाला है या सी डी का मान तुमने पहले निकाला है, तो सी डी का मान पहले निकाल लो। सी डी का मान यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, बी सी tan फाइव, बी सी कितना हो जाएगा tan फाइव, यही तो होगा। और यहाँ हो जाएगा ए tan थीटा, ए tan थीटा, देखो बी सी tan थीटा ये पहले से ही था, ये भी बी सी है और वो भी बी सी है, कर क्या लूँगा, एक ही तरफ कर लूँगा, तो हो जाएगा ए tan थीटा बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा बी सी tan फाइव माइनस बी सी tan थीटा, बी सी tan थीटा, बी सी कॉमन कर लेंगे, बी सी क्या कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा tan फाइव माइनस tan थीटा, tan फाइव माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा ए tan थीटा बराबर कितने के बराबर, ए tan थीटा के बराबर। बी सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणे में है, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा ए tan थीटा, ए tan थीटा बटे tan फाइव माइनस tan थीटा, tan फाइव माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये तो बी सी का माना है, किसका माना है, बी सी का। मुझे निकालना क्या है, ध्यान दो, मुझे निकालना है सी डी निकालना है। तो यहाँ ध्यान दो, समीकरण एक में बी सी का मान अगर मैं रख दूँ तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी, तो यहाँ लिखूंगा समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है आपका, ये है सी डी बराबर बी सी tan फाइव, तो सी डी बराबर हो जाएगा, बी सी का मान कितना है, ए tan थीटा इंटू tan फाइव माइनस tan थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा tan फाइव, कितना हो जाएगा tan फाइव, और आपका यही क्या होगा आंसर होगा, ए tan थीटा tan फाइव ये गुणे में है अपान में tan फाइव माइनस tan थीटा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। निकालना आपको इसी तरीके है, जब आपको मान नहीं दिया है तो पहले आप कोई भी दो त्रिभुज ले लिया करिए जिसमें संबंध मुझे पता है। आपको मान लीजिए पहले में कोई मान नहीं मिलेगा, समीकरण मान के छोड़ दिया करिए, दूसरे को निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी जो इससे रिलेटेड होगी, इससे क्या होगी रिलेटेड, उस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो जो मुझे निकालना है वो मुझे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और सी डी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये रहा क्वेश्चन, चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है। देखिए हमें मान लेते हैं, माना दो संख्याएं यक्स और वाई हैं, यक्स और वाई हैं, तो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 8। उनके व्युत्क्रम, ये प्रश्नानुसार लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। इनके व्युत्क्रम का योग कितना है, इनके व्युत्क्रम का योग हमारा आ रहा है 8/15 आ रहा है, कितना आ रहा है 8/15। संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए जब भी ऐसा केस आ रहा है तिर्यक गुणा करिए, क्या करिए तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का इधर गुणा करेंगे y और x, इसका इससे और नीचे वाले का नीचे वाले से, एक्स वाई बराबर कितना हो गया 8/15। एक बात समझिए, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 8, और ये कितना दे रखा है एक्स वाई बराबर कितना 8/15, 8/15, 8 से 8 कैंसिल, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 15, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 15। समीकरण एक मानिए और इसको मानिए समीकरण दो। देखिए जब भी x प्लस वाई दिया हो और एक्स वाई दिया हो, अब मुझसे पूछ रहा है x और y दोनों का अलग मान, मतलब मुझे किसी तरीके से मुझे निकालना क्या है, x माइनस वाई निकालना है। क्या निकालना है, x माइनस वाई पहले निकालेंगे, ताकि मुझे एक इक्वेशन x माइनस वाई मिल जाएगा और एक x प्लस वाई मिल जाएगा, दोनों को हल करेंगे x और y का मान आ जाएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, माइनस कितना 4xy। देखिए x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, और एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 15 दे रखा है, कितना दे रखा है 15। तो 8 8 कितना हो गया आपका 64, कितना हो गया 64, अब 15 चौके 60, यहाँ हल करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। x माइनस वाई का मान अगर मैं निकालूंगा तो √4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √4, हल करेंगे तो आ जाएगा 2, x माइनस वाई का मान। समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 3 को
जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं? जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को खत्म हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 8 पहले ही दे रखा था, x माइनस वाई बराबर आपने अभी निकाला कितना, 2। कितना निकाला, 2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 10 और x बराबर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। ये तो x का मान आ गया, किसका आ गया, x का मान। अब x के मान को y किसी में भी पुट करिए, समीकरण 1 या 2 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, y का मान। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम बात कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 8 था, कितना था, 8 था। 5 प्लस वाई बराबर कितना, 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। 8 माइनस 5 मतलब कितना, 3 ही तो आएगा। और यहाँ से आपका x का मान आ गया और क्या आ गया, y का मान। यही आपने क्या करना था, निकालना था। चलते हैं आगे। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को, देखो मान लेंगे, क्या कर लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। तो कह रहा है प्रश्नानुसार, अगर मैं बात कर लूं प्रश्नानुसार, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का योग कितना दे रखा है, 365। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया, 365। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर कितना, 365। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आ जाएगा -364 बराबर कितना, 0। 2 कॉमन है सब में तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2 बटे 16, 2 दूना 4, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये आ जाएगा। अब देखिए 82 मतलब लास्ट में क्या लाना है, 2 लाना है, लास्ट में क्या लाना है, 2। और तुम देखो लास्ट में 2 कब कब आता है, पहले तो चेक कर लो तुम। तो लास्ट में 2 आता है, एक तो हमारा 6 और 2 पे आता है, या 2 और 6 पे आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का आ रहा है, मतलब ये होगा नहीं। एक होता है 4 और 3 का आता है, 4 और 3 का ये हो सकता है संभवतः। 4 और 3 का हम करेंगे तो कितना आएगा, 12। लास्ट में कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, लास्ट में कितना आएगा, इसमें भी लास्ट में 2 ही आएगा, 6 दूना 12, लास्ट में 2 आ रहा है, 4 3 12, लास्ट में 2 आ रहा है। तो लास्ट में 2 आना चाहिए क्योंकि 182 आ रहा है हमारा, लास्ट में 2 आ रहा है। इकाई के अंक को पकड़ के रखेंगे और 13 का 13 में गुणा करते हैं तो कितना होता है, 13 का 13 में गुणा करते हैं तो 169 होता है। मतलब ये इसी के आसपास जाएगा। 14 और 13 का एक बार गुणा करके आप चेक करेंगे, 14 और 13 का गुणा करिए, 4 3 12, 4 3 7 और ये कितना हो गया, 8, ये 182 ही आ रहा है। और घटाने पर भी 1 आ जाएगा, मतलब 14 और 13 ही हमारा गुणनखंड होगा। आपको हमेशा इकाई के अंक चेक करने हैं, जब भी लार्ज कैलकुलेशन आएंगे कैसे चेक करेंगे, इकाई के अंक। तो यहाँ जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना, 0। यक्स कामन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कामन लेंगे, कितना लेंगे, -13, ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना, 0। दोनों में x प्लस 14 था हमारा, एक दूसरे ब्रैकेट में हमारा कितना हो गया, x माइनस 13 बराबर कितना, 0। एक बार आप रखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो मतलब कितना हो गया, x बराबर -14। तो संख्याएं माइनस में यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर बात कर लें x माइनस 13 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 13। क्योंकि संख्या ऋणात्मक नहीं है, संख्या ऋणात्मक नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँगा, अतः x बराबर 13, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 14। तो ये एक बार आ गया 13 और एक बार कितना आ गया, 14। यही हमारे क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। और इसी तरीके आपको क्या करना है, हल करना है। चलते हैं आगे। हमारे समझ से पेपर अब खत्म हो गया है, आपका सेट 7 आज कंप्लीट हो रहा है। तो आपने करना क्या है, ध्यान रखिए, आपको अपनी तैयारी थोड़ी बेहतर करने के लिए मैंने पहले भी बताया, जो बच्चे इस एरिया के आसपास हैं, धानगंज के आसपास है, कोचिंग सेंटर के आसपास है, फोकस पॉइंट के, आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो भी डाउट है मैं क्या करूँगा, हल करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको करना यही है,
जो भी सेक्शन है, चाहे वो साइंस का है, मैथ्स का है, या मैं बात कर लूँ इंग्लिश ग्रामर का है, अगर इन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे निश्चिंत होकर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका पूरा हल देने का आपको प्रयास करूंगा, जो भी मैं कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। और प्रिपरेशन आपको वैसे ही करनी है, सारी वीडियोस एक बार देखना है। वीडियोस देखने का मतलब आपको जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो देखिए, आप उसमें से हल में देखिए क्या क्या नहीं आ रहा है आपको, अंडरलाइन करने के बाद, खुद को लगाने के बाद फिर वीडियो देखा करिए। कहीं दिक्कत आ रही है तब, पूरा देखने बस बैठ गए हैं तब फिर दिक्कत है आपके लिए, ठीक है ना। तो आपका टाइम ज़्यादा खराब होगा, तो आप इसी तरीके मेहनत करेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, आपका साइंस का सीरीज अब ले आने वाले हैं, साइंस के अनसॉल्व का सीरीज, सारे पेपर एक साथ आपके एक 1 बाय 1 करके आएंगे, और आपने क्या करना है, हल करना है। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई टॉपिक नहीं आएगा, निश्चिंत होकर कांटेक्ट करिए, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।